मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई कहिए और चाहे मात्रक कहिए। इकाई या इसी को यूनिट बोलते हैं, मात्रक। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होता है, या इसका मात्रक क्या होता है। ठीक, मोलर उन्नयन स्थिरांक की इकाई केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम डिग्री प्रति मोलल के मोल इनवर्स, या इसी को ऐसे भी लिख सकते डिग्री किलोग्राम प्रति मोल कर ब्रैकेट में के किलोग्राम मोल इनवर्स में व्यक्त किया जाता है। देखो इसमें लिखा है केल्विन मोल इनवर्स, लिखा है किलोग्राम। देखो यही हमने बाद में फिर लिख दिया, दोनों में अंतर क्या है। केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम कहिए और चाहे लिख कहिए डिग्री किलोग्राम प्रति मोल कहिए, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया आपका। और दूसरा हमने लिखा है डिग्री प्रति मोलल, यानी केल्विन मोल इनवर्स से कहा जाता है। केल्विन मोल इनवर्स कहिए और चाहे डिग्री प्रति मोल कहिए, बात एक ही है। अब इसमें से एक याद रखना, क्या याद रखोगे आप, ऐसे केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसको आप ध्यान रख सकते हो। एक बस ये याद रखो, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर बताना है। बताने के लिए आपको पहले एक बार आणविक उन्नयन स्थिरांक बता दीजिए, एक बार मोलर उन्नयन स्थिरांक। नंबर 1, देखिए आपसे एग्जाम में आणविक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आणविक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा भी आपकी तैयार हो जाएगी। अंतर कहेगा दोनों लिख देना, बस हो जाएगा। किसी विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन है जो विलायक के एक ग्राम अणु को 100 ग्राम विलय के 1 ग्राम अणु को 100 विलायक में 100 ग्राम विलायक में विलय करने पर उत्पन्न होता है, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर होता है 100K इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी कैपिटल W। आपसे पूछा जाए कि आणविक उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हो, तो आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या है, किसी विलायक का आणविक, देखो विलायक का ही पूछा जा रहा है, चाहे मोलर उन्नयन स्थिरांक पूछा जाए चाहे आणविक उन्नयन स्थिरांक पूछा जाए, तो किसी विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन है, यानी किसी विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन है जो विलय के, किसके, विलय को डिसॉल्व करोगे, विलायक में कौन डाला जाएगा, विलय डाला जाएगा। तो ये कह रहा है जो विलय के 1 ग्राम अणु को, कितने ग्राम अणु को, 1 ग्राम अणु को 100 ग्राम विलायक में विलय करने पर उत्पन्न होता है, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं।
अणु है ना, तो अणु को के से प्रदर्शित करेंगे, और जब जैसे आणविक उन्नयन वाले को के से प्रदर्शित करेंगे, और मोलर उन्नयन स्थिरांक वाले को के भी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लगाते हैं ना। अभी अगला लिख लो ऐसे, किसी विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन है जो विलय के एक ग्राम अणु को 1000 ग्राम विलायक में विलय करने पर उत्पन्न होता है। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या होता है, m बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी कैपिटल डब्ल्यू। क्या हो जाएगा, कुछ अलग नहीं है, वही परिभाषा हमने लिखा दिया जो आप जानते हो। किसी विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन है जो विलय के 1 ग्राम अणु को 1000 ग्राम विलायक में विलय करने पर उत्पन्न होता है। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो चाहे भाई m बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी कैपिटल डब्ल्यू। अब चाहे आपसे पूछा जाए मोलर उन्नयन स्थिरांक चाहे आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक कहेगा तो 100 में घोलोगे, विलय का 1 ग्राम अणु 100 ग्राम विलायक में घोलोगे, और अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक कहेगा तो विलय का 1 ग्राम अणु वही 1 ग्राम अणु 1000 ग्राम में जो है विलायक में जो है आपको घोलना है। समझ में आ गया ना, बस ये दोनों हो गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक यौगिक के 4.18 ग्राम को जल के 240 ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 1 वायुमंडलीय दाब पर 100.065 डिग्री सेल्सियस है। इस यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, जबकि 100 ग्राम जल के लिए केबी बराबर 5.31 डिग्री सेल्सियस है। यह आपका क्वेश्चन है। देखिए दो ही बातें हैं, एक को दूसरे में घोला गया, यानी विलय को विलायक में घोला गया। तो विलय क्या है, देखो कह रहा है कि कोई यौगिक है, ये नहीं पता है कौन यौगिक, अगर वो पता हो जाए कौन यौगिक है तो अणुभार तो हम इसे निकाल ली ना। तो इसीलिए पता नहीं है, एक यौगिक के 4.18 ग्राम को जल में 200 जल का जो विलायक है हमारा वो 240 ग्राम में घोला गया। ठीक, अब आगे कह रहा है सब कुछ दिया है, इसमें क्या क्या दे रखा है, जो जो दे रखा है पहले आप नोट कर लीजिए और आराम से फार्मूले पे रख के सॉल्व कर देते। दिया है आपको पहली बात तो यम निकालना है, अणुभार निकालना है। ठीक है, दूसरा स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 4.18 ग्राम दे रखा है। कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 240 ग्राम दे रखा है, ग्राम हो गया। और क्या दे रखा है, केबी आपको दिया है, केबी केबी बराबर कितना है 5.31 डिग्री सेल्सियस। भाई डेल्टा टी आपको डेल्टा टी चाहिए ना, तो डेल्टा टी जो आपको दे रखा है 100.065 दे रखा है डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से आप जो है ध्यान रखना, देखो एक चीज याद रखिएगा, जब ये 100 से ज्यादा रहे, अरे पानी का जल का जो उन्नयन होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, तो 100 के ऊपर जितना ज्यादा जाए वही तो बढ़ावा है। तो इसमें से आप 100 घटा दीजिए, इसका मतलब 100 से ऊपर गया होगा, तो 100 घटा दोगे तो आ जाएगा 0.065 डिग्री सेल्सियस कितना उन्नयन हुआ है। अरे जल का 100 होता है, 100 के बाद ही उछलता है। अभी उछला कह पे जाए के 100.065 के उगल रहा है, इसका मतलब ये इतना जो है इसका एक्स्ट्रा हुआ, डेल्टा टी इतना बड़ा क्वथनांक में उन्नयन जो हुआ है इतना हुआ है। अब फार्मूला आप जान, इसका फार्मूला जो होगा m बराबर 1000 ना रख करके 100 रखा जाएगा। अब के हो जाएगा केबी ना होकर के, या आप केबी भी कर सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू बटे
डेल्टा टी और फिर कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ आ जाएगा 100 और केबी की वैल्यू 5.31 और गुणे स्मॉल डब्ल्यू कितना है 4.18 बटे डेल्टा टी का मान है 0.065 और गुणे इसका कितना वैल्यू है 240। ठीक, इतना समझ में आया ही है। बस दशमलव आप बराबर कर लो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ जीरो बढ़ा करके और दो जीरो और बढ़ा लो, आराम से आपका आ जाएगा। m बराबर ये आ जाएगा 100 531 गुणे 41 80 बटे 65 और गुणे ये आपका 3 जीरो आ जाएगा। 3 जीरो ये कट जाए, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक यहाँ से काट दो, 3 जीरो कट गया और उसके बाद फिर आप जो 2 से काट दीजिए। ठीक है, आप काटोगे आपका आंसर 142.28 जो है आंसर आ जाएगा। देखिए m बराबर 142.28 आंसर आएगा। इसमें है ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज का अनुपात दे रखा है 180 निकालना नहीं पड़ेगा। आगे दिया है 100 ग्राम जल में घुला है, इसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है, जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जल की मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। ये आपको जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालना है। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक कह रहा है ना, इसका मतलब कांस्टेंट के निकालना है। ठीक है, चलो जो जो दे रखा है पहले नोट कर लो। स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है 12 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है कितने में घोला गया है 100 ग्राम में घोला गया है, और स्मॉल एम दे रखा है 180 दे रखा है, और डेल्टा टी आपको दे रखा है 100.34 डिग्री सेल्सियस। इसमें से आप 100 डिग्री सेल्सियस घटा दीजिए, आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। केबी निकालना है, क्या निकालना है यही पकड़ लो, क्या निकालना है, क्या दे रखा है, सवाल तो लग जाएगा, इसमें कुछ करना थोड़ी है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, m बराबर 1000 केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू और डेल्टा टी गुणे कैपिटल डब्ल्यू, यही तो होता है। आपको निकालना क्या है, केबी निकालना है। ध्यान दीजिए, देखो इसको बटा 1 मान लो, इसको इधर जाएगा, इसको इधर जाएगा, हमें केबी निकालना है। क्या निकालना है, केबी। तो केबी रोक लेते हैं, तो इसका मतलब इनके साथ जितने हैं सब नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नीचे आएंगे। तो कौन ऊपर जा रहा है, m डेल्टा टी और कैपिटल डब्ल्यू, ये ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 1000 और गुणे स्मॉल डब्ल्यू, ये नीचे आ जाएगा। सबकी वैल्यू रख दीजिए आराम से। वैल्यू क्या है, स्मॉल एम कितना है 180 और डेल्टा टी की वैल्यू कितना है 0.34 और कैपिटल डब्ल्यू कितना है 100 बटे 1000 पहले से है, और स्मॉल डब्ल्यू कितना है 12। ठीक, सबको सॉल्व कर दो। देखो ये 2 जीरो जो है, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक, ये बराबर हो गया 2 6 12 और 2 9 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ठीक, दशमलव हटाना है, पहले नोट कर लो तब हटाते। ये हो जाएगा 3 गुणे 0.34, ये आ जाएगा अपान नीचे कितना बचा है 2 बचा है। ठीक, तो दशमलव लगा के इसको पहले दशमलव बराबर कर लेते हैं और 3 से गुणा करा देते हैं। तो ये केबी बराबर कितना आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 10 और नीचे आ जाएगा 200। भाग दे दीजिए, 200 से भाग देना है कितने में 102 में। पहले जीरो लगाओ, दशमलव लगाओ, इतना आ जाएगा। 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, ये आ गया 20, 1 जीरो और बढ़ा दो, 1 बार जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा केबी की वैल्यू 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यही तो बताए हैं। केल्विन
किलोग्राम मोल इनवर्स वही इकाई बताया है केबी का, ये आपका आंसर आ जाएगा। बता दे, कुछ नहीं करना है, जो जो दिया गया है भाई। स्मॉल डब्ल्यू 12 ग्राम दे रखा है, ग्लूकोज की बात कर रहा था, एम उसका ग्लूकोज का अणुभार निकाल देंगे। ग्लूकोज का अणुभार अगर निकालना हो, अगर मान लीजिए यहाँ तो अणुभार दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो जैसे ग्लूकोज का एम जो है निकालने के लिए C6H12O6 से निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये 6 गुणे 12 हो जाएगा, अब प्लस 12 गुणे 1 हो जाएगा, और 6 गुणे 16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 छंग 72, और 12 और 16 छक्का 96। जरा इसको जोड़ के देखो, 6 2 8, 8 2 10, 1 8 9 1 10, 11 11 7 7 1 8 उतने आए कि नहीं है। तो ये ग्लूकोज के और उस स्ट्रक्चर से, संरचना सूत्र से इसका अणुभार निकाला जाता है। कार्बन 6 है तो 6, और कार्बन के परमाणु भार कितना होगा 12 होगा, तो 6 गुणे 12 होगा। हर एक के बगल प्लस लगाया जाता है, एक का ध्यान रखना, हर एक के बगल प्लस लगाया जाता है। तो एक एक इनके काम खत्म होगा, सी का है तो प्लस लगा दिए। अब हाइड्रोजन के स्टार्ट करें तो 12 जने हैं, तो पहले 12 बताया दिए, 12 जने हैं, फिर गुणा करें। अब हाइड्रोजन के परमाणु भार 1 हो तो 12 गुणे 1 होगा, फिर प्लस लगा दें, क्योंकि हाइड्रोजन काम खत्म होगा तो प्लस लगा दें। 6 जने ऑक्सीजन है, चलो 6 से लगा दें गुणा। ऑक्सीजन के 16 होते हैं परमाणु भार, 16 लिख दिए। आप सबका जो है गुणा है, पहले गुणा कर लो, बाद में जोड़ लो, ठीक। इस तरीके से आप जानते बहुत कुछ है, लेकिन उसको कैसे पूछा जाएगा ये अगर नहीं जानते हैं तो लिख नहीं पाओगे। तो ग्राम अणु का है और चाहे आणविक उन्नयन का है, बात एक ही रहेगा, ठीक है। हिमांक का अवनमन, रीजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन में चला गया, पिछड़ गया। एलिवेशन बढ़ गया, डिप्रेशन घट गया। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। किसी विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ को घोलने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है, जिसके फलस्वरूप हिमांक कम हो जाता है। विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर डेल्टा टीएफ हिमांक का अवनमन कहलाता है। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0 और विलयन का हिमांक T है, तो हिमांक का अवनमन बराबर T0 - T
बराबर डेल्टा टी एफ। देखो यहाँ पे आपको हिमांक की बात कर रहा है, ठीक है। तो हिमांक का मतलब हुआ जिस पर कोई द्रव जो है ठोस अवस्था में रहता हो, यानी द्रव जो है ठोस अवस्था पे जिस ताप पे रहता है वही उसका हिमांक होता है। तो जैसे मान लीजिए लिखा क्या है कि किसी द्रव का हिमांक जो होता है वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, यानी द्रव का जो वाष्प दाब होता है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो वही जो है उसका हिमांक कहलाता है। ठीक, पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरा कह रहा है किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ के घोलने पर, जैसे मान लीजिए जल है, तो जल मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में बराबर होता है उसका, ठीक है, कंफर्म है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। अब आपने कोई चीज उसमें डाल के घोल दिया, अब घोल करके क्या बना दिया, विलयन बना दिया। अब विलयन जब बना दिया तो 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय अब वो और ज्यादा पे जो है ठोस अवस्था में बदलने लगा। तो वही लिखा है कोई अवाष्पशील पदार्थ के घोलने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है। अरे वाष्प दाब जो है घट जाता है, जैसे मान लो 0 होता रहा, अब 0 पहले जो है घट जा रहा है ना, वाष्प दाब घट जाता है जिसके फलस्वरूप हिमांक कम हो जाता है। तो आगे दे रहा है कि विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर, अब दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डेल्टा टी से, अब चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है तो इसलिए एफ लगाया गया, हिमांक का अवनमन कहलाता है। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक मान लीजिए T0 है, अरे पानी है मान लीजिए 0 लगाया है ना, कुछ मिलावा नहीं गा, हाँ शुद्ध है T0, और विलयन का हिमांक T है। यहाँ आपको ध्यान देना है जो विलायक है उसमें कुछ मिलाया नहीं गया T0, और विलयन का हिमांक जो है T है, तो हिमांक का अवनमन देखो T0 कम होएगा है ना, तो कम होएगा तो विलायक वाला ज्यादा हुए, तो ये होगा T0 पहले, फिर माइनस, फिर कम वाला T हो जाएगा, फिर बराबर डेल्टा टी एफ आ जाएगा। जैसे अभी कल हमने कहा था, जैसे सुनिए ये मान लीजिए पानी भरा है, ठीक है, इसका वाष्प दाब और इसके वाष्प दाब यानी वायुमंडलीय वाष्प दाब के जब बराबर होता है तब जल जो है वाष्प बन के उड़ना स्टार्ट करता है। ठीक, तो मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है वाष्पित होता है। अब इसमें जब आप कोई चीज डाल दिए तो 100 के बजाय 100.5 डिग्री सेल्सियस पे भी वाष्पित होने लगा। तो ये बात हो रही वाष्पन की, यानी इसका जो है क्या हुआ, इसका जो विलयन था, विलयन का वाष्प दाब जो है वो कम हो गया, तो कम होएगा तो कब बढ़ावे ज्यादा उस पर देख पड़ा। ठीक है, अब की बात क्या हो रही है, अब की हो रहा है जैसे मान लीजिए ये है हमारा जल है, तो जल का जो वाष्प, जैसे मान लीजिए अब ये इसका वाष्प दाब और वायुमंडलीय वाष्प दाब, यानी वायुमंडलीय मतलब ठोस का वाष्प दाब, जब इसी जल का ठोस का वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाता है, तो ये जो है मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों बराबर होता है वाष्प दाब, तब यह जो है ठोस में चेंज हो जाता है। जल किस में चेंज हो जाता है, दोनों का वाष्प दाब जब बराबर होगा किसका, ठोस का, ये मान लीजिए ऊपर ठोस है, ठीक, और नीचे पानी है, पानी का वाष्प दाब यानी जल का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब दोनों जब बराबर होगा तब ये क्या होगा, जल जो है ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। यही तो हमने लिखा है, क्या लिखा है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो जैसे ही जल का वाष्प दाब और इसी का ठोस अवस्था, जितने ठोस अवस्था रहा है उसका वाष्प दाब दोनों जब बराबर होगा तो द्रव जो है ठोस अवस्था में रहेगा। अब क्या हुआ कि अब इसी द्रव में मान लीजिए 0 पर ये जा रहा है, 0 पर ये ठोस में परिवर्तित हो रहा है। अब हमने इसमें कोई चीज मिला के विलयन बना दिया, हमने कोई चीज मिला के विलयन बना दिया। अब इस 0 पे ना होकर अब इसका क्या हुआ, इसका जो टेम्परेचर वाष्प दाब था वो बढ़ गया। जब का विलयन बनाए ध्यान तो अभी के वाष्प दाब बढ़ गया, तो वाष्प दाब बढ़ गया ये मतलब टेम्परेचर घट गया। वाष्प दाब बढ़ेगा जब पहले टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हमें वाष्प दाब जब ज्यादा हो गया तो वाष्प दाब ज्यादा को कम करने के लिए हमें टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। वाष्प दाब मेंटेन करा जाए, हमें बर्फ बनावे ना, तो बर्फ 0 बनत रहा है,
अब 0 के बजाय अब टेम्परेचर जब पहले वाष्प दाब उसका बढ़ गया तो वाष्प दाब को घटाने के लिए हमें उष्मा कम देना पड़ेगा। तो जब कम उष्मा दे पड़े तो इसका मतलब 0 के बजाय -0.5 डिग्री सेल्सियस हमें उष्मा दे पड़े। जैसे अभी तक 0 तक देख रहा तो 0 में है ये ठोस बदल जाता है, अब 0 में ठोस में बदल रहा था, अब 0 में देख पड़े 0 से भी कम देख पड़े। क्यों? क्योंकि कुछ उसका वाष्प दाब पहले ही बढ़ेगा ना, वाष्प दाब पहले ही बढ़ गया। तो जब वाष्प दाब पहले ही बढ़ा है तो हमें ज्यादा देख जरूरत नहीं है। जहां 0 के काम देखो 0 ज्यादा है, एक चीज ध्यान रखो 0 अधिक है कि -0.5 अधिक है, बताओ कौन ज्यादा है? 0 ज्यादा है। हाँ माइनस जैसे लिखा हुआ है 1.5 0 से कम है, ठीक है, यानी माइनस लगा दियो तो 0 से कम होएगा। तो कहने का मतलब जब पहले उसका वाष्प दाब बढ़ गया तो वाष्प दाब कम करे पाए ना, तभी तो बर्फ बने। नहीं कैसे बर्फ बने? बर्फ तो 0 बनता है। अब पता चला वो 0 से पहले टेम्परेचर ले बैठा है, वाष्प दाब वो पहले से ले रखा है, तो वाष्प दाब घटाने के लिए हमें कम उष्मा यानी कम टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है और कम करना पड़ेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम करना वही उसका हिमांक में अवनमन होगा। अवनमन हुआ ना, हिमांक 0 पर रहा, अब तो घट के जवन है माइनस में आएगा 0.5 होएगा तो वो कम हुआ ना, तो वही लिखा है हिमांक का अवनमन जो होगा। जैसे T0 डिग्री सेल्सियस मान ले रहा, T रहा विलायक है पानी के रहा, अब में मिलाया विलयन बन गया तो घट गया, तो जितना घटा हुआ बता दियो, तो बता दे कितना घटा है ना। तो ये आपका डेल्टा टी एफ द्वारा जो है निकाल लिया जाएगा। समझ में आ